देखिए प्रश्न 10.11 को लगाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एथेनॉल से ब्यूट वन आयन करना, मतलब परिवर्तित करना है इसको, एथेनॉल से ब्यूट वन आयन में परिवर्तित करना है। सबसे पहले हम एथेनॉल को लिख लेते हैं CH3 CH2 OH। इसको हम परिवर्तित करना है हमको ब्यूट वन आयन में, मतलब कि हमको इसको परिवर्तित करना है किसमें, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH में। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम पहले OH को हटाएंगे और इसके जगह पर Cl लगाएंगे। तो इसके जगह क्या करेंगे, SO2 SOCl2 SOCl2 को जो हम कराएंगे तो हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। और फिर जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CNA से, तो Na और Cl निकल जाएगा और CH ट्रिपल बॉन्ड Cn जुड़ जाएगा, CH जुड़ जाएगा और Na जो है वो Cl को लेके निकल जाएगा। तो कितना क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे ही दिया हुआ है एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है। तो एथेन से ब्रोमो एथेन बनाना है तो एथेन क्या होता है, एथेन होता है CH3 बॉन्ड CH3। इसकी जब आप अभिक्रिया कराएंगे Br2 से, प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो पहले तो HBr निकल जाएगा। जब HBr निकल जाएगा तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारा ओ Br2 सब क्या कराए हैं तो Br आया है और H जो है HBr निकल गया है। Br2 था, एक Br HBr निकाल दिया और एक Br जुड़ गया, अब बन गया CH3 CH2 Br। यही हमें बनाना था ब्रोमो एथेन, ब्रोमो और मेथ एथेन, ब्रोमो एथेन बन गया। हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि प्रोपेन से 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। तो प्रोपेन से 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है, मतलब प्रोपेन पहले में लिखें, प्रोपेन कितना होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम परऑक्साइड की उपस्थिति में एंटी मार्कोनी के नियम से, परऑक्साइड की उपस्थिति में जब HBr से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 Br। एक H जाकर जुड़ा है CH से तो हो गया क्या CH2 और Br जुड़ गया है इसके साथ तो हो गया Br, और जो डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड टूट गया। तो अब इसका हम अब क्या कराएंगे AgNO2 से, AgNO2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 बॉन्ड NO2, और जो Ag है वो Ag इस Br को लेकर के AgBr बाहर निकल जाएगा और हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा क्या, 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो मैथ एथ प्रोपेन, ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब देखिए हमारा अगले प्रश्न में दिया हुआ चौथे में, टालवीन से बेंजील एल्कोहल बनाना है। तो टालवीन क्या होता है, टॉलवीन होता है ये, इसे कहते हैं टॉलोवीन, जिसके ऊपर लगा हो CH3 टॉलोवीन। Cl2 इसको हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे और क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें से हमें एक O, यहाँ से एक H निकल जाएगा और हो जाएगा HCl। एक तो HCl निकल जाएगा और दूसरा एक Cl जाकर के जुड़ जाएगा, एक Cl जाकर के जुड़ जाएगा, हो जाएगा क्या CH2Cl। और फिर जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे अल्कोहल एक्वेसिक, मतलब जलीय KOH से, तो जलीय KOH से अभिक्रिया कराने पर KCl बाहर निकल जाएगा, हमारा जो OH बचा है OH जाकर जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा क्या चीज, एल्कोहलिक या बेंजील एल्कोहल या एल्कोहलिक बेंजील CH3OH। ये हमारा बनके तैयार हो गया, एल्कोहलिक बेंजील बन करके तैयार हो गया। अब हमको क्या बनाना है, प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि हमको बनाना है प्रोपेन से प्रोपाइन। प्रोपेन से प्रोपाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपेन, ये प्रोपेन है। हमको क्या बनाना है, प्रोपाइन बनाना है। सबसे पहले इसे हम Br2 से अभिक्रिया कराएंगे, जो काम हम ऊपर किए थे। दूसरा हम CH3 CHBr यहाँ पे एक जोड़ देंगे और यहाँ पर एक जोड़ देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक Br यहाँ जोड़ देंगे और एक Br यहाँ जोड़ देंगे, तो CHBr बॉन्ड लगाकर CH2Br। और फिर जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे KOH में, एल्कोहलिक वो एक्वस जलीय KOH में, तो CH3 बॉन्ड C डबल और ट्रिपल बॉन्ड CH,
क्योंकि जो के है ये हम लेंगे 2k, 2k रहेगा तो 1k br को ले गया तो हो गया k br, निकल गया। एक के और आया, इस बी आर को ले गया, हो गया एक के बी आर। बचा ओ एच, ओ एच आया, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले गया तो क्या बन गया H2O, बाहर निकल गया। फिर यहाँ से एक और ओ एच आया क्योंकि दो अणु है, तो एक और ओ एच आया, इससे लेके चला गया तो हो गया H2O। तो जब सब निकल गया तो बचा कितना, CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसे ही हमारा क्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड बनाना है, सबसे आसान है। CH3 CH2 OH, ये है एथेनॉल। एथेनॉल से हम क्या बनाना है, एथिल फ्लोराइड बनाना है, तो SOCl2 लगाना है। CH3 CH2 और Cl कर दिए। और उसके बाद फिर जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे Ag2 AgF से, Ag2F से, तो हमारा हो जाएगा क्या, CH3 CH3 CH2F, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, एथिल फ्लोराइड। एथिल फ्लोराइड का फ्लोराइड है ये। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या, ब्रोमोमेथिल से प्रोपेन बनाना है। ब्रोमोमेथेन से प्रोपेन बनाना है तो हमको CH3Br के साथ KCl लगाना है, KCl लगाना है। तो हो जाएगा क्या, KBr बाहर और Cn लग गया वहां पे, तो क्या हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, वही Cn ही है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड बाद उसको हम तोड़ के लिखे हैं। इसको हम आगे करेंगे, क्या लगाएंगे, CH3 MgBr लगाएंगे, CH3 MgBr लगाएंगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड हम पाएंगे। और जब इसमें हम H2O लगाएंगे, H2O जल की अभिक्रिया जब कराएंगे तो फिर ये इधर आप देखिए, ये हमारा बन जाएगा CH3 बॉन्ड CO डैश CH3, क्योंकि ये जो है ये MgOH बन के, यहाँ हम लिख दे रहे हैं माइनस MgOH बन के बाहर निकल जाएगा, तो जो C है उसी के पास O आ जाएगा। क्योंकि H2O का O जो है वो एक ही OH निकला, तो ये दो अणु H2O है, तो एक O जो बचेगा वो एक O हमारा आकर के इसी में लग जाएगा बीच में। और ये जो हमारा यन है, ये हमारा यन, आप सोच रहे होंगे यन कहाँ गया, तो हमारा जो यन है ये NH3 बन करके बाहर उड़ जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, CO NH3 बाहर निकल गया, MgOH बाहर निकल गया, तो यही हमारा बन के कंपाउंड बाहर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है तो क्या करना है। ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन के लिए हम पहले इसको लिख लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्कोनी-काफ का नियम आप जानते होंगे, तो लगा देंगे HBr, HBr की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा CH3 CH2, मार्कोनी-काफ के नियम से कम जहाँ हाइड्रोजन की कमी होती है वहां ही Br जाता है, तो हो गया CHBr बॉन्ड लगाकर CH3। ये इसे हम क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो ब्यूटीन। अब 2 ब्रोमो ब्यूटीन की अभिक्रिया हम करा देंगे जलीय KOH से, जलीय KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो Br हो जाएगा किनारे, हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्योंकि जो OH है यहाँ से तो Br गया, और OH मार्कोनी-काफ के नियम, सैट-जैफ के नियम से जो जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होती है वहीं से KOH, यहाँ से वहीं से ही हाइड्रोजन निकलता है, तो यहीं पर हाइड्रोजन कमी है क्योंकि इससे तो जुड़ा हुआ है Br, तो इससे तो निकलेगा नहीं। तो इसके अलावा इन तीनों में सबसे कम हाइड्रोजन इसके पास है, तो सैट-जैफ के नियम से हमारा H2O जो है अलग होने के लिए यहीं से हाइड्रोजन ले लेगा, तो बन जाएगा डबल बॉन्ड CH माइनस CH3। 1 क्लोरोब्यूटेन से N ब्यूटेन बनाना है तो क्या लगाना है, पहले लिख लेते हैं CH2 CH2 Cl, यही है, इसी से हमको N ब्यूटेन बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसकी अभिक्रिया करानी है, प्लस अभिक्रिया कराने के लिए इसमें हम लगा देंगे +2Na प्लस Cl CH3 CH और CH3 CH2 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 CH3 की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनकर क्या आएगा CH3 CH2 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 C 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये हमारा बन के आ गया एन ऑक्टेन। क्योंकि जब हम इससे कराए तो ये Cl और Na और Cl ये पूरा अलग हो गया, क्या बनकर 2NaCl बनकर अलग हो गया, तो हमारा बनकर तैयार हो गया ये। ठीक है, आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अणु इसका और प्लस 2Na, सीधा आप क्रिया करा दीजिए, आप इसको मत लिखिए, ये हम आपके समझाने के लिए लिखे हैं, सीधा आप 2 अणु करके भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है बेंजिल, फेनिल, बेंजिल, डाइफेनिल, बाइफेनिल या डाइफेनिल हमको बनाना है, किससे? बेंजिल से। तो बेंजिल से बनाना है, तो बेंजिल क्या है? बेंजिल कुछ इस प्रकार का दिखता है। बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन, बेंजीन इस प्रकार का दिखता है। इसके लिए अब क्रिया हम करा देंगे Br2 से, वो भी FeBr3 की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा? HBr निकल जाएगा, Br2 है तो एक Br HBr निकाल देगा और एक Br जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि H निकलेगा तभी Br जुड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जुड़ गया हमारा क्या? Br। तो जो काम हम ऊपर किए थे वही काम हम नीचे करेंगे। हम मान लेंगे इसको दो अणु Br, इसको भी हम मान लेंगे 2 अणु। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 अणु Br की अभिक्रिया 2Na से कराने से क्या बनेगा? बाइफेनिल बनेगा। क्योंकि 2Na और 2Br निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2NaBr। इसे एक बार आपको हम समझा देते हैं, जैसे कि 2Br है तो एक Br यहाँ पर आया ऐसे, फिर प्लस में था 2Na, फिर प्लस कर दिए Br को यहाँ वाले, क्योंकि ये जो था ऊपर ये 2 अणु था, हमने 2 अणु लिया, तो 2 अणु लिया तो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ऐसे अलग हुआ, ये दोनों जुड़ गए योग अभिक्रिया से, ये इतना अलग हो गया -2NaBr। यही चीज यहाँ पर हुआ है, ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं, इसलिए इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा जाते, आप बात को समझ गए होंगे। प्रश्न 10.2 देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, समझाइए क्यों क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव गुण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। क्लोरोबेंजीन जो है वो ये है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड ये है। जो क्लोरोबेंजीन है इस पे एक क्लोरीन है, इस पर क्लोरीन है, आप देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि इसका द्विध्रुव गुण जो है वो अधिक होता है, इसका द्विध्रुव गुण कम होता है, मतलब इसका द्विध्रुव गुण इसकी तुलना में कम है, ऐसा क्यों? तो आप देखिए, ये जो है ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है क्लोरीन के पास, आप जानते होंगे यहाँ पर एक कार्बन है, वो कार्बन जो है इस तरफ 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, मतलब 1 पाई, ये 1 पाई, ये 1 पाई, तीनों को आप जोड़ दीजिए हो गया sp2 संकरण। इसमें sp2 संकरण है, इसमें sp3 संकरण है, क्योंकि ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और चौथा बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के हो गया 4 पाई, मतलब sp3 संकरण। तो जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में ये जो कार्बन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है वो अधिक है, इसीलिए ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के पास जाने से रोकता है। क्लोरीन एक हाइड्रोजन समूह का वो है, सदस्य है, यह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, परंतु कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यह इलेक्ट्रॉनों को उसके पास जाने नहीं देता, जिस कारण इसका द्विध्रुव गुण कम हो जाता है। और ये जो है यहाँ पर जो कार्बन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के पास जो जा रहा है उसे जाने देता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। आप देखिए इसमें sp2 है, sp2 होने के कारण इसमें ये यस लक्षण है, मतलब जो क्लोरीन का जो लक्षण है, वो कार्बन का जो लक्षण है वो कितना है? 33.3%, क्योंकि इसमें क्या है, एक यस है और 2 पी है, मतलब कुल 3 लोग हैं। आप ऐसा कर सकते हैं 100/3 कर दीजिए, जब डिवाइड देंगे तो आपको क्या आएगा? 33.3 आएगा, मतलब जो कार्बन है वो 33.3% इसकी विद्युत ऋणात्मकता है, इसकी जो क्षमता है वो 33.3% है। आप पढ़िए, क्लोरोबेंजीन में इसमें कार्बन और क्लोरीन का कार्बन एटम sp2 संकरण दिखाता है, मतलब ये दोनों कार्बन sp2 संकरण दिखाता है। अतः यस लक्षण
यस लक्षण मतलब कार्बन का लक्षण 33.3% होने के कारण कार्बन एटम की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। अतः कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का द्विध्रुव आघूर्ण घट जाता है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण होता है कि इसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाता तो इसको बोलते द्विध्रुव आघूर्ण है, अधिक है, लेकिन जाने से रोक रहा है, इसीलिए कहेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण घट गया। द्विध्रुव आघूर्ण घट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों का या आवेशों का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है तो इसे आप बोल सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे कि H और Cl है तो यहाँ से यहाँ पर आवेश जा रहा है, इसको बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन सरक करके इसकी तरफ चले जाएं या इसकी तरफ चले जाएं, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। जाएगा क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की विद्युत अधिक होती है तो ये इस तरफ खिसक जाएगा, इसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो घट जाता है इसका, क्योंकि इसकी 33.3% की क्षमता से क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को आगे जाने ही नहीं देता है। इलेक्ट्रॉनों को जहां पर है वहीं पर रहने देता है, हिलने ही नहीं देता वहां से कार्बन, इसीलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है। परंतु इसमें sp3 संकरण है, इसमें 100/4 कीजिए और भाग दीजिए तो आएगा 25। तो 25 आने के कारण इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है कार्बन की, इसकी 33.3 है, 33.3% है इस कार्बन का, और इसका 25 है। तो जब इसका 25 है तो ये कार्बन जो है क्लोरीन के पास जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को, जैसे कि ये रहा कार्बन और ये रहा क्लोरीन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस तरफ जाने से कार्बन नहीं रोक पाएगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता 25% ही है। तो ये जो है इस तरफ जा रहा है तो रोक नहीं पाएगा, इसीलिए इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इसकी तुलना में अधिक होगा, क्योंकि इसमें ये सरक कर इस तरफ पहुंच जा रहा है क्लोरीन की तरफ, इसीलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसकी तुलना में अधिक होगा। इसी चीजों को देखिए हम शब्द में लिखे हुए हैं, इसे आप चाहे तो अपने पेपर में लिख सकते हैं। लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन का कार्बन एटम sp2 संकरण दिखाता है। अतः यह लक्षण 33.3% होने के कारण कार्बन एटम विद्युत ऋणी अधिक हो जाता है। मतलब 33.3% होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक हो जाती है। अतः कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का द्विध्रुव आघूर्ण घट जाता है। मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा था, ये सड़क उस तरफ जा रहा था, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण क्लोरीन के ये नहीं हो पाता है, इसीलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण घट जाता है। जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में इसमें कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का कार्बन एटम sp3 संकरण के कारण 25% S लक्षण दिखाता है। मतलब S लक्षण मतलब कार्बन का जो लक्षण है, कार्बन की जो ताकत है वो 25% ही है। अतः कार्बन एटम की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, अतः जो इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम हो जाती है। मतलब इसकी जो खींचने की क्षमता थी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कार्बन की, वो घट जाती है, 25% हो जाती है, क्योंकि sp3 संकरण है। अतः कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाता है, इसीलिए क्लोरीन जो है वो अधिक ताकतवर होता है इसकी तुलना में, इसीलिए क्लोरीन ही अपनी ओर से खींचता है, इसीलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है अधिक हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। आशा करते हैं आप प्रश्न समझे होंगे। प्रश्न संख्या 10.12 में जो दूसरा भाग दिया हुआ है वो दिया हुआ है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव होते हुए भी जल में आघुलनशील होता है। देखिए एल्किल हैलाइड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, वो सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वह जल में जो होता है घुलनशील नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए वो जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता है, यही इसका कारण है। बस इसे हमने शब्दों में लिखा है, क्योंकि ना तो RX जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब आप समझते होंगे HOH, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड देता है और ना ही जल के अणुओं के बीच बने हाइड्रोजन को तोड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो इसका जो द्विध्रुव होते हुए भी ये जल में आघुलनशील होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड जब तक नहीं बनेगा तो जल में कैसे घुलेगा। जो जल होता है, हर जल का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ही उसके अंदर द्रव की गुण हो जाती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो वो द्रव होता ही नहीं। आपके पिए जाने वाले पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, तो जब तक हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होगा तो भला कहाँ से ये एल्किल हैलाइड जो है पानी में घुलनशील होगा, और बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ नहीं पाता, हाइड्रोजन बॉन्ड को ही तोड़कर अपना बॉन्ड बना ले तो ये भी वो नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये अघुलनशील हो जाता है।
अब देखिए प्रश्न संख्या 10.12 का तीसरा भाग और आखिरी भाग हम लोग देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का विरचन अवस्था में, विरचन निर्जलीय अवस्था में करना चाहिए, निर्जलीय अवस्था में करना चाहिए। क्यों, यही समझाना है हमको। क्यों समझाइए क्यों, ये तो ऊपर ही लिख दिया है, तो सीधा प्रश्न ही लिखता है। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, आर एम जी एक्स। तो देखिए इसे हमने लिखा है क्योंकि अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX, ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण ये तुरंत पानी मिलते ही तुरंत उसके साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करके MgOH बना लेता है, MgOHX बना लेता है, जिसके कारण होता क्या है कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। क्योंकि अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल में अपघटित हो जाता है, मतलब जल में टूट जाता है। इसीलिए इसका जो विरचन है वो निर्जलीय अवस्था में ही करना चाहिए, नहीं तो ये जल को मिलते ही तुरंत ये टूट के किनारे हो जाएगा। RMGX, ये देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिए हैं, ये रिएक्शन आप लिख देंगे तो समझ लीजिए ये आपका काम आधा ज्यादा हो गया। RMGX कि जैसे ही आप HOH मतलब H2O के साथ अब क्रिया करा रहे हैं तो तुरंत RH बन रहा है और MgOH और यक्स मतलब हाइड्रोजन तुरंत किनारे हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जल अपघटन हो रहा है। जल अपघटन होने के कारण और अधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल में अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसका विरचन निर्जलीय अवस्था में नहीं करना चाहिए, जैसा आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है, मतलब 10.13 में दिया हुआ है, सीधा हम इसको 13 ही लिखे हैं। 10.13 में दिया हुआ है फेयान DDT और कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग लिखिए। तो फेयान के जो उपयोग है वो है कि इसको प्रशीतक के रूप में उपयोग करते हैं। प्रशीतक मतलब क्या होता है, मतलब हम इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में उपयोग करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए इसी को बनाने में हम उपयोग करते हैं। और वायुयान व रॉकेट में एरोसल प्रवर्धक के रूप में उपयोग करते हैं। वायुयान या रॉकेट में हम ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं फेन का। और टेफलान बनाने में भी इसका हम उपयोग करते हैं। टेफलान क्या होता है, टेफलान जैसे कि आप इसे पहन करके आग में कूद जाइए तो आपको कुछ नहीं होगा, मतलब ये फायर प्रूफ होता है। एक फायर प्रूफ इक्विपमेंट होता है, पदार्थ होता है जिसपे आग का कोई प्रभाव नहीं होता, उसे टेफलॉन कहते हैं। ये मैन मेड वस्तु है। डीडीटी के उपयोग लिखने हैं। ये मक्खी मच्छर कीड़े मारने में उपयोग होता है इसका। कृषि पीड़कों को मारने के लिए उपयोग होता है। मतलब ये कुल मिला करके एक प्रकार का जहर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है खेतों में उपस्थित कीटाणु को मारने के लिए। धान और गेहूं को रखते समय ये सचेत होकर इस दिक्कत में कि कहीं कोई कीटाणु उसमें ना आ जाए, इसके लिए हम उसमें डीडीटी भी डाल देते हैं, डीडीटी का भी उपयोग करते हैं। और कहीं कोई मच्छर मक्खी भगाने के लिए भी डीडीटी का उपयोग करते हैं। ये जो होता है प्रकृति में घुलनशील नहीं होता है, मतलब कि ये डिकम्पोज नहीं होता है डीडीटी, इसकी सबसे बड़ी हानि भी एक है। और तीसरा हमसे पूछा गया है फ्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बताइए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग आग बुझाने में, जो आप बस में कार में देखते होंगे कि एक स्प्रे रखा रहता है, एक सिलेंडर रखा रहता है जिसे आग बुझाने के लिए उपयोग करने के लिए रखा रहता है। आग लगता है तो केवल उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वही उसी के अंदर जो भरा होता है उसी को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने में, उसके अंदर भर देते हैं, आप लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। CCl2F2 के निर्माण में, मतलब वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में। प्रशीतक के रूप में, सफाई अभिकर्मक के रूप में, मतलब सफाई को कोई चीज हो, डिटर्जेंट इत्यादि चीज अगर कुछ बनाना हुआ तो सफाई अभिकर्मक के लिए, जैसे डिटर्जेंट से सफाई होती है वैसे ही सफाई करने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों का जो आपको बाजार में मिलते हैं, ऐसे चीजों के निर्माण के लिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो हम प्रश्न संख्या 10.14 को देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक अपक्रिया में बनने वाला मुख्य कार्बन उत्पाद लिखिए। तो इसमें जो मुख्य कार्बन उत्पाद हमें पहला हम लेते हैं, पहले में दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl प्लस NaI। इसकी हमको अभिक्रिया करानी है कैसे, एसीटोन की उपस्थिति में और ऊष्मा के साथ। जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, ये Na और ये Cl ये दोनों निकल जाएंगे,
आकर के इसमें लग जाए, ये इसके साथ होने वाला है। तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 I प्लस NaCl। अब हम कौन सा लेंगे, दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है CH3 ब्रैकेट में 3 CBr प्लस KOH। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, एथेनॉल के साथ। किसके साथ, ऊष्मा के साथ। तो इसकी पहले हम इसमें लिख लेते हैं, इसका संरचना सूत्र लिख लेते हैं। तो हो जाएगा CBr, C के साथ जुड़ा है कौन, CH3 CH3 CH3। किसके साथ अब क्या करना है, KOH के साथ। तो ये जो K है ये इस Br को लेकर के चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 ब्रैकेट नीचे C CH3 CH2 डबल बॉन्ड, क्यों OH एक कार्बन ले जाएगा। आप किसी से भी कार्बन निकाल सकते हैं, इससे भी इससे भी इससे भी। हम इससे निकाल दिए हैं OH के साथ एक H, तो क्या हो गया KBr प्लस H2O। ये हमारी दूसरी अभिक्रिया। अब हम अभिक्रिया तीसरी अभिक्रिया करते हैं। तीसरी अभिक्रिया में हमें दिया हुआ है कि CH3, ये तीसरा है, CHBr CH2 CH3 प्लस NaOH। इसकी अब संरचना सूत्र एक बार देख लीजिए। CH3 CH नीचे क्या है Br CH2 CH3 प्लस NaOH। तो ये जो Na है वो इस Br को लेकर के रफू चक्कर हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH3 और क्या है KOH को लेके जाएगा, तो हो जाएगा हमारा CH3 CH CH2 CH3 और जो OH था वो OH आकर के यहाँ पर लग जाएगा, तो हमारा बन जाएगा NaBr। ये हमारा बनकर तैयार। ये आप सोच रहे हैं कि जो है प्रश्न संख्या चौथा हम देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथे में दिया हुआ है, चौथे प्रश्न में दिया हुआ है कि CH3 CH2 Br प्लस KCN की अभिक्रिया जब आप कराएंगे तो ये भी पहले वाले की तरह ही है, ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया है। KBr निकल जाएगा और Cn आकर यहाँ पर लग जाएगा, Cn प्लस KBr। ये भी एक क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा हो गया। पांचवें का करते हैं। पांचवें में हमें क्या दिया हुआ है, पांचवें में हमें दिया हुआ है C6H5ONe प्लस C2H5Cl के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी एक प्रकार की समझ लीजिए विस्थापन ही अभिक्रिया है। ये Cl और ये Na ये निकल जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या C6H5O C2H5 प्लस NaCl। क्योंकि ये इससे जुड़ जाएगा, यहाँ पर O है ही और ये आकर इधर O से जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C2H5 C6H5O C2H5 प्लस NaCl। पांचवा हो गया। छठवीं अभिक्रिया हम देखते हैं। छठवें में दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 OH प्लस SOCl2। जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl और SO, एक ये O क्या हो गया SO2 और Cl और एक ये H हो गया HCl। ये हमारा HCl निकल गया, SO2 निकल के उड़ गया आराम से। ये हमारा छठवां हो गया। सातवां हम देखते हैं। सातवें में दिया हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा हो जाएगा CH3 CH2, हमारा इसमें हो जाएगा CH2 और CH2 डैश CH2Br। ये हमने कराया है मार्कोनी-काफ के नियम से, MKR से, मार्कोनी-काफ के नियम से। सॉरी मतलब एंटी मार्कोनी-काफ के नियम से हमने इसे कराया है पराक्साइड की उपस्थिति में।
परऑक्साइड की उपस्थिति में, क्योंकि Br जब बाहर जुड़ता है तो क्या होता है, एंटी मार्कोनिक का नियम कार्य करता है, और जब Br अंदर जुड़ता है तो होता है मार्कोनिक का नियम कार्य करता है। या करो हम आठवां क्वेश्चन हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड C3 बॉन्ड C2 प्लस HBr। इसकी अब क्रिया हम कराएंगे किसके हिसाब से, मार्कोनिक के नियम से, MKR से। तो हो जाएगा हमारा CH3 CH, नीचे जुड़ जाएगा Br, और यहाँ हमारा जुड़ जाएगा C और सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर जुड़ जाएगा Br, ये हो जाएगा CH2 CbC, और यहाँ पर CH3 क्योंकि यहाँ पर देखिए CH3 पर 2 था ना, ये इसीलिए CH3 और CH3 हो गया है, और ये जो Br था ये आकर के इस पे जुड़ गया है, और यहाँ हो गया है CH2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।